हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी जिस टॉपिक पर है वो आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इज़राइल और फ़लस्तीन, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा चल रही है उस ममालिक में। फ़लस्तीन में इतने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो। आज की घड़ी में इसराइल और पैलेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। ये मैप अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि पैलेस्टाइन के लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर आज 1947 तक से लेकर आज इसराइल तक धीरे धीरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा कब्जा है। करने के पैलेस्टाइन बारे का में। धीरे धीरे छोटा होता हुआ मैप आप देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कई टेरर आउटफिट्स इसराइल पर अटैक करने के लिए करता है। क्या इनोसेंट लोगों की जान लेने के लिए एक मैप जस्टिफाइड है? यह है गाजा स्ट्रिप जो इसराइल गज़ा, और इजिप्ट के साथ इसराइल, बॉर्डर शेयर करता फ़लस्तीन। है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है और इस एरिया को कंट्रोल करते हैं हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमास 2007 से गाजा बहुत स्ट्रिप को इसमें कंट्रोल कर रहा है। अहम हमास रोल एक है इसका। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और कई और देशों ने भी उन्हें एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई और उन्होंने 1988 में हमास चार्टर बनाया। उनका ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टाइन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना और इसमें सिर्फ ये पैलेस्टाइन का पार्ट नहीं, बचाना, पूरा ठीक है। इजराइल और पैलेस्टाइन बिल्कुल। शामिल है। जहां अरबिक में इस शब्द का मतलब ब्रेवरी है, हिब्रू में इसका लूजली मतलब है वायलेंस और पिछले 30 सालों से उनके वायलेंट अटेम्प्ट्स जारी हैं। 1980 से लेकर आज तक 87 उन्होंने किए अटैक्स हुए हैं। सारे टेरर अटैक्स का डेटा दिखता है। जनरल पब्लिक के लिए एटलीस्ट 87 अटैक्स का डेटा अवेलेबल सब डर है। में इन जी रहे टोटल हैं। 1000 सही से बात ज्यादा है। लोग हमास के अटैक से या तो इंजर हुए हैं या मारे गए। सोचिए, ये इतना छोटा सा देश, लेकिन इस देश के सारे लोग टेरर अटैक के डर में जीते हैं। इसीलिए इसराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया है। क्या है आयरन डोम? मिसाइल बना 2011 डाले। में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट करना, उन्हें जमीन पर नुकसान करने से पहले मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देना। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: रेडार सिस्टम, कमांड सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर। जब भी गाजा स्ट्रिप से रॉकेट्स लॉन्च होते हैं तब ये सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करता है और उनकी ट्रेजेक्टरी मैप करता है। फिर काउंटर मिसाइल्स छोड़े जाते हैं जिनसे गाजा से आने वाले इन मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट किया जाए और रोका जाए। 2012 में गाजा के अगेंस्ट इसराइल की जो वॉर हुई उसमें इस आयरन डोम सिस्टम ने 85% रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया और जानें बचाई। ये सिस्टम हमास के अगेंस्ट इसराइल का सबसे बड़ा डिफेंस है और ये बात हमास जानता है। फिर भी उन्होंने 5000 रॉकेट्स लॉन्च। ये कोई आम टेरर अटैक नहीं है, ये युद्ध का ऐलान। और ये दिन भी काफी स्पेशल था क्योंकि इसी दिन के अराउंड 50 साल पहले भी इसराइल पर अटैक हुआ था। इस अटैक की डेप्थ, इंपॉर्टेंस और आने वाले टाइम में होने वाला इम्पैक्ट समझने के लिए थोड़ी हिस्ट्री जानना इंपॉर्टेंट है। ये अटैक 1973 की योम किपुर वॉर की याद दिलाता है। बहुत तब अटैक फाइट हुए किसी हैं। टेरर आउटफिट से नहीं, इसराइल के सराउंडिंग अरब देशों से थी। इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर 6 अक्टूबर 1973 को अटैक। ये दिन स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये दिन जूइश होली दिन योम किपुर का था। इस दिन जूइश लोग एक 2000 साल पुरानी ट्रेडिशन फॉलो करता है। इस दिन लोग सेलिब्रेट करने के लिए वाइन पीते हैं और एक दूसरे को चीयर्स नहीं कहते, उसके बजाय कहते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है नेक्स्ट ईयर वी विल बी टुगेदर इन जेरूसलम। इसी दिन इसराइल पर होने वाला अटैक उनके लिए एक मैसेज था। इस वॉर में अरब देशों को सोवियत रशिया का सपोर्ट है और इसी पावर को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया। हिस्टोरिकली अमेरिका यही करता आया है, हर वॉर अमेरिका में का एक सपोर्ट काउंटर मिला। बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता आया है। इस वॉर में जीत इसराइल की हुई बट एट अ हाई कॉस्ट। 2600 से ज्यादा सोल्जर्स की जाने गई और 12,000 लोग इंजर हुए। इसराइल 1948 से लेकर आज तक इतनी सारी वॉर्स लड़ चुका है, आप वीडियो को पॉज करके इनके नाम पढ़ सकते हैं। लेकिन 1973 की ये वॉर काफी स्पेशल थी क्योंकि अरब देशों को पता चल गया कि इसराइल को डिफीट करना पॉसिबल तो है। अमेरिका का सपोर्ट ना मिलता तो शायद नतीजा कुछ और होता। वापस आते हैं प्रेजेंट पर। हमास के इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया गया। अल अक्सा के बारे में जान, ये है जेरूसलम, दुनिया की सबसे होलीएस्ट जगहों में से एक। इसका जूडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक इम्पोर्टेंट स्थान है। हमास का कहना है कि इजरायली आर्म्ड फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क के आसपास वायलेंस कर रही है। वेस्ट बैंक में इस साल इसराइल ने कई रेड्स की और इनमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये 200 लोग कौन थे। इसराइल मानता है कि ये 200 लोग मिलिटेंट्स थे या फिर मिलिटेंट्स के साथी थे। इसराइल जब भी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वेस्ट बैंक के अंदर जाता है तो उन पर पत्थरबाजी होती है। इसराइल के साइड से कहते हैं कि रिटेलिएशन में जाने जाती है और
पैलेस्टीनियंस मानते हैं कि इजराइल का वेस्ट बैंक में क्या काम। सिचुएशन हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही है। एज अ रिजल्ट इस साल वेस्ट बैंक में 200 से ज्यादा लोग और इजराइल के साइड पर 30 से ज्यादा लोग मारे गए। यहाँ आर्ग्यूमेंट हमेशा यही होता है कि वायलेंस की शुरुआत किसने। इजराइल कहता है कि लोग पहले पत्थर फेंकते हैं और फिर छुपने के लिए मॉस्क के अंदर जाते हैं, और पैलेस्टाइन के लोग कहते हैं मॉस्क में घुसकर लोगों को बाहर निकाल कर मारा जाता है। कौन सी साइड पर विश्वास करना है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप स्मार्ट हैं और आप आपके इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस खुद बना सकते हैं। यहाँ तक सारे फैक्ट्स है जो पब्लिकली अवेलेबल है। आप आपका खुद का रिसर्च करके उन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई बिलीव आज के डे एंड एज में सबको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए। किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इवन मुझ पर भी नहीं। सबको अपने ओपिनियंस खुद बनाने चाहिए। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। यू सी, गाजा स्ट्रिप हर साइड से घिरा हुआ है, उन्हें इजराइल से मदद मिल नहीं सकती। तो दो ही ऑप्शंस है, एक तो इजिप्ट उन्हें मदद कर रहा है या फिर कोई और। ये 5000 रॉकेट्स, इतने सारे वेपन्स उन तक पहुंच कैसे रहे। सच तो यह है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अमेरिका उन्हें एड देता रहता है, लेकिन शायद ये एड का पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। उनसे वेपन्स खरीदे जा रहे हैं। इस पूरे एरिया में कॉन्फ्लिक्ट कम होने की बजाय कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इन दी एंड ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इसका भारत पर कैसा इंपैक्ट होगा। ये समझने के लिए हमने पिछले महीने जो G20 का वीडियो बनाया था वो हमें वापस रिविजिट करने की जरूरत है। G20 समिट इस साल का काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था। इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें हमने इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात की। इजराइल की लीडरशिप भी मानती है कि ये हमारे इतिहास का लार्जेस्ट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है, सिर्फ भारत के लेवल पर नहीं, ग्लोबल लेवल पर। लेकिन हो सकता है कि हमास के इस अटैक के बाद ये प्रोजेक्ट रद्द हो जाए, क्योंकि ये रूट कुछ ऐसा दिखता है और ये मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरता है। अगले कुछ सालों के लिए अगर ये पूरा एरिया कॉन्फ्लिक्ट में रहा तो यहाँ पर कोई भी मेजर प्रोजेक्ट शुरू करना डिफिकल्ट होगा। कोई भी बड़ा देश इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और अगर रूट बंद भी गया तो फिर वो ट्रेड के लिए सेफ नहीं होगा। प्लस अब सऊदी अरेबिया एक ट्रिकी सिचुएशन में आ जाती है, क्योंकि हिस्टोरिकली उन्होंने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है और अब धीरे धीरे उनके इजराइल से कनेक्शंस अच्छे बन रहे थे। अब वो किसको सपोर्ट करेंगे, इजराइल को या फिर पैलेस्टाइन? उनका कोई भी एक्शन एक साइड से रिलेशंस खराब करेगा जरूर। इतना बड़ा अटैक वर्ल्ड लीडर्स को कुछ ना कुछ कमेंट करने के लिए फोर्स जरूर करता है, और सऊदी अरेबिया का स्टांस भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर प्रशांत धवन सर ने काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया। आई वुड हाईली रिकमेंड आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। इजराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी भी तरह का इंस्टिगेशन बिल्कुल सहन नहीं करता, एक्शन लेने से नहीं कतराता, और इसमें कोई भी लीडर कभी भी पॉलिटिक्स बीच में नहीं लाता। इजराइल के ऑपोजिशन लीडर ने भी पूरी तरह से सरकार को अपना सपोर्ट दिया है। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो पॉलिटिक्स बीच में कभी नहीं आना चाहिए। ये बात भारत के लीडर्स को सीखनी चाहिए। इन दी एंड हमें ये समझना जरूरी है कि वॉर एक काफी डेंजरस सिचुएशन होती है। कुछ महीनों पहले हमारी एक इंडियन जू से बात हो रही थी। उनका अक्सर इजराइल जाना होता रहता है। वो कहते हैं कि मिसाइल अटैक्स काफी कॉमन हो चुके हैं। जब भी मिसाइल अटैक्स होते हैं तो सायरन्स बजते हैं और फिर उन्हें सब काम छोड़कर बंकर्स में जाना पड़ता है। इजराइल के लोगों के लिए वॉर लाइक सिचुएशन काफी कॉमन हो चुकी है, और ये काफी सैड बात है। ऐसी बातें सुनने पर हमें समझता है कि हम कितने लकी हैं कि हम वॉर से दूर हैं। इस पूरे सिचुएशन में कोई भी दो साइड्स नहीं है। Nothing can justify 5000 rockets being fired. ये एक काफी बड़ा टेरर अटैक, क्योंकि ये रॉकेट्स जब भी किसी बिल्डिंग को हिट करेंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आपका रिलीजन कौन सा है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ जान ले, एक रॉकेट एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको इनडिस्क्रिमिनेटली अपना निशाना बनाते हैं। टेरर cannot be justified. Not in Israel, not in India, nowhere in the world. और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस चैनल पर हम किसी भी टेरर आउटफिट को इतना सा भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वायलेंस की हमेशा निंदा करेंगे और वॉर को बढ़ावा नहीं देंगे। वॉर इज डेंजरस फॉर ऑल, क्योंकि एक वॉर इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट करती है, आपके और मेरे डे टू डे लाइफ पर भी इम्पैक्ट करती है। सप्लाई चेन्स टूट जाती है, चीजें महंगी होती हैं, शॉर्टेजेस पैदा होता है, कोलैटरल डैमेज बढ़ता है, जियोपॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी आपके और मेरे लाइफ में भी अनस्टेबिलिटी लाती है। ये एक सब पर होता है, बिल्कुल सब पर अटैक, सब पर होता है इम्पैक्ट, बिल्कुल खुद बनाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम वॉर मॉन्गरिंग करना हम सब के लिए हानिकारक है, क्योंकि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक वॉर का इम्पैक्ट हम सब पर होता है। आई होप कि हमारी ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि हमारा ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू समझ पाए। अगर बिल्कुल, तो आपने देखा फ़लस्तीन और इजराइल की जंग। अल्लाह ताला फ़लस्तीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़लस्तीन में इतनी फैमिलीज़, इतने ख़ानदान लुक़मा अजल हो गए, बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिट गए। वो फ़लस्तीन में इतना जुल्म किया है इजराइल ने कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरी फैमिलीज़, पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, उन मुसलमानों पर रहम करे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।